आइए आज हम कक्षा 10 से एक अन्य कविता पर्वत प्रदेश में पावस के विषय में पढ़ते हैं। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस कविता को पढ़ते समय हमें ऐसी अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं और हम किसी ऐसे स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और हम सब कुछ भूलकर उसी स्थान पर रह जाने की कामना करने लगते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो पर्वतीय प्रदेशों में पावस अर्थात वर्षा ऋतु के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति का रूप बार बार परिवर्तित हो रहा है। घने बादलों के कारण कभी अचानक से तेज बारिश आरंभ हो जाती है तो कभी बादल हटने पर धूप निकल आती है। पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से करते हुए कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखों से अपनी तलहटी में एकत्रित स्वच्छ निर्मल जल में अपने विशाल आकार को देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि पहाड़ ने जिस तालाब को अर्थात वर्षा के जिस जल को अपने चरणों में पाला है, अपने चरणों में शरण दी है, वह तालाब पहाड़ के लिए एक विशाल दर्पण का कार्य कर रहा है। इसके बाद कवि कहते हैं, गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पर्वतों की विशालता के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि पर्वतों से जो झरने गिर रहे हैं वो पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि पर्वतों से गिरते हुए झरने झाग से भरे हुए हैं तथा मोतियों की असंख्य लड़ियों के समान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों के सौंदर्य तथा उसकी विशालता का गुणगान कर रहे हैं। इन गिरते हुए विशालकाय झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को सुनकर नस नस में उत्साह भर जाता है, मन में प्रसन्नता का भाव भर जाता है तथा एक प्रकार के रोमांच का अनुभव होता है। पहाड़ों में उगने वाले वृक्षों के बारे में कवि बताते हैं कि पहाड़ों में उगे अनेक वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे पर्वत के हृदय की अतृप्त आकांक्षाएं हैं। ये वृक्ष ऊंचा उठने की इच्छा लिए स्थिर होकर शांत भाव से आकाश की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। कवि को ऐसा लगता है कि वे अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे कवि हमें बताते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर अर्थात पर्वत पहाड़। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर कवि बादलों के आने जाने से प्रकृति में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि अचानक से कहीं से बादलों का एक बड़ा झुंड
उड़कर आ गया और कवि को क्या लगता है कि उसके सामने जो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे वे कहीं विलुप्त हो गए हैं और ऐसा लगता है कि पर्वत बादल रूपी पंख लगाकर उड़कर कहीं और चला गया है और ये जो धुंध चारों ओर छाई हुई है, इस धुंधमय वातावरण में सब कुछ छिप गया है। अब केवल झरनों का शोर सुनाई दे रहा है। इस वातावरण में शाल के जो विशाल वृक्ष थे वो गायब हो गए हैं और कवि कल्पना करता है कि कदाचित वे धरती के भीतर समा गए हैं। कवि का विचार है कि यह धुंध जो चारों ओर दिखाई दे रही है यह वास्तव में धुंध नहीं है, अपितु तालाब के जल में आग लगने के कारण यह धुआं उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण कोई भी वस्तु सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है और यह सब इंद्र द्वारा किया गया एक छलावा है। इंद्र अपने बादल रूपी यान में यहाँ वहाँ घूमते हुए वर्षा ऋतु में इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न कर रहा है, वह अपनी जादूगरी दिखा रहा है। धन्यवाद।